हो गया। चलिए, पूछताछ में क्या है सो कही। ओ, आज कॉपी है। कॉपी में तो अभी दुइये को टॉपिक लिखाए होंगे, क्या? ग्रंथि और दांत। चलिए, बहुत पूछते हैं, एक जबड़ा में दांतों की संख्या कितना होता है? कितना? एक जबड़ा में दांतों की संख्या कितना आपको? 8। यानी दोनों जबड़ा में कहेंगे तो 16 और एक जबड़ा की बात कहेंगे तो 8। दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। चारों प्रकार में सबसे बाद वाला दांत कौन होता है? मोलर। मोलर को हम लोग क्या कहते हैं? चवर्णक। क्या कहते हैं? मोलर यानी चवर्णक। उससे एक और आगे तीसरा नंबर का दांत प्रीमोलर अर्थात अग्र चवर्णक। दूसरा नंबर का दांत कैनाइन। कैनाइन को हम लोग कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? रदनक। पहला दांत इंसीजर्स, जिसको आप कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? इंसीजर्स या कृंतक। अच्छा, अब बताइए, इंसीजर्स या कृंतक में दांतों की संख्या कितनी होती है? कितना होता है? 8। सही है आपको, 8। और रदनक में दांतों की संख्या 4। उसके बाद प्री मोलर में 8, अब मोलर में 12। बहुत बढ़िया। दूधा का दांत कितना होता है? वह दांत जो पुनः टूटकर जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? दूध नहीं, मिल्की टीथ अर्थात दूध का दांत, जिसकी संख्या कितनी होती है? 20। दांत के विकास के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? कैल्शियम। सही है आपको, कैल्शियम। दांतों में जो कैल्शियम होता है वह किस रूप में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। सही है आपको, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। उसके बाद है आपको हड्डी में भी, दांत और हड्डी दोनों में कैल्शियम होता है। और कैल्शियम किस रूप में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। एकार बार दंती का संख्या कितना होता है? एक बार दंती, एक बार दंती। सही है। मिल्की टीथ दूध का दांत आपको 20 बताए होंगे। एक जबड़ा में 8 बताए होंगे। कृंतक में, बैठ जाइए, कृंतक में 8 बताए होंगे। रदनक में 4 बताए हैं। अग्र चवर्णक में फिर 8 बताए हैं। और चवर्णक में आपको 12 बताए। क्लियर? एक बार दंती में दांतों की संख्या कितना? 12। सही है आपको, 12। तो अब बताइए, दांतों का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? दांतों का ऊपरी भाग क्राउन। दांतों का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। और दांतों का निचला भाग रूट यानी जड़। क्या कहलाता है? रूट यानी जड़। अब ऊपर नीचा हो गया, अब हम लोग आएंगे बाहरी और आंतरिक। दांतों का सबसे बाहरी भाग एनामेल। सही है। दांतों का सबसे बाहरी भाग अगर कहेंगे तो इनेमल या एनामेल। कमेंट ही हम कहें उनको बनवाने की आते हैं, देखते हैं कमेंट। तो सबसे बाहरी वाला दांत का भाग एनामेल। दांत का जो चमक होता है वो किसके कारण होता है? एनामेल के कारण होता है। बहुत बढ़िया। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? एनामेल ही होता है। और एनामेल के पीछे वाला भाग पल्प। पल्प पल्प। अब पल्प के डेंटिन, डेंटिन के पीछे वाला भाग पल्प। एनामिल, एनामिल के पीछे वाला भाग डेंटिन और डेंटिन के पीछे वाला भाग पल्प। तो कहने का दांत का सबसे आंतरिक भाग पल्प। अगर पल्प ना रहे तो डेंटिन, और डेंटिन को ही डेंटाइन कहा जाता है। यहां तक क्लियर? देखिए, मांसाहारी जीव में सबसे प्रमुख दांत कौन होता है? कौन? कैनाइन। कैनाइन अर्थात रदनक। और उसका काम होता है चीर फाड़ करने में। तो सबसे ज्यादा मांसाहारी जीव में चीरे फाड़ होता है। सबसे ज्यादा हम सोचे कि बच्चा सब घरे भाग गया है, रक्षाबंधन ना है, तो चला गया होगा। हाँ,
कै तारीख के रक्षाबंधन है? वो 19 के है। क्या लास्ट सोमवारी भी है ना? अगर घरे आप लोग ना जाइएगा तो कल भी क्लास कर देंगे। अच्छा, कितना आदमी घर कल क्लास करने में है, सो हाथ उठाइए। तो बहन सब रह रही है तो भाई सब कहे जा रहा है? जब बहन सब रह रही है तो भाई के जाने की क्या आवश्यकता है? तो आए, अच्छा आ जाइए। घरे 100 पर्व में जाना भी थोड़ा भीराहे बात है। अब 100 पर्व में जाइएगा तो हमको लगता है 1/4 दिन तो पर्वे है ना। भारत में बड़ा पर्व है। हाँ, सोमवार मंगलवार सब पड़ता है। सोमवार शिव जी का, मंगलवार हनुमान जी का, ना बृहस्पतिवार एगो होता है, पीला उला खाना रहता है, पहनना रहता है। शनिदेव का तो बहुत सारा है। रविवार के रविवार देव। तो सब ये तो सौभाग्य का ये 7 दिन है ना, तो अगर 8 दिन रहता तो 8 दिन पर्व रहता। सुनिएगा, तो दांत मांसाहारी में सबसे प्रमुख दांत कौन होता है? कैनाइन अर्थात अराधनक, जो दांत चीर फाड़ करने में सहयोग किया जाता है। लेकिन हाथी का जो दांत होता है, बाहरी दांत जिसको आप कहते हैं दिखाने वाला दांत, वह दांत का कौन सा प्रकार होता है? कृंतक। सही है आपको, कृंतक। समान वयस्क मनुष्य का दांत का सूत्र क्या होता है? 2123/2123। 2123/2123। लेकिन दूध का दांत का सूत्र 2102/2102। बच्चा में कौन सा दांत नहीं होता है? प्रीमोलर। सही है, बच्चा में कौन सा दांत नहीं होता है? तो प्रीमोलर अर्थात अग्र चवर्णक बच्चा में नहीं होता है। गुड। अक्ल का दांत का, जिसको आपका अक्ल दाढ़ कहते हैं या विजडम टीथ कहते हैं, तो अक्ल का जो दांत होता है वह उसकी संख्या कितनी होती है? 4.5 और 4। अक्ल के दांतों की संख्या आपको 4। और अक्ल का जो दांत होता है वो किस दांत का प्रकार होता है? प्रीमोलर। मोलर की प्रीमोलर। सबसे लास्ट में कौन आता है? मोलर। तो अक्ल का जो दांत होता है वह मोलर का ही प्रकार होता है। किसका होता है? मोलर। कितना भी हार्ड होगा देखिएगा, आपको लगेगा कि सारा याद हो गया, सारा समझ गए। बच्चा या टीचर उस तरह से न प्रयास कराता है तब न पिछड़ जाता है। डेली इतने काम करेगा तो आपको लगेगा सारा चीजें आ रहा है, डाउट भी एकदम कम हो जाता। मुश्किल से 1% डाउट रहता है। तब टीचर चाहता है, न बच्चा चाहता है कि हम पढ़े, और न टीचर चाहता है कि हम ठीक से पढ़ाए। वो भी शॉर्टग्राह मारता है। लड़को चाहता है कि टीचरों से ज्यादा तो लड़का शॉर्टग्राह मारना चाहता। पता चलता है कि न सिलेबस का पता चला, न कंपटीशन का पता चला, न वो कंपटीशन में आपका एग्जाम निकला। क्लियर। अब आइएगा ग्रंथि में। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्लैंड। सही है आपको। पीनियल ग्लैंड का क्या काम होता है? नींद नियंत्रण। नींद चक्रण जो होता है, नींद का चक्रण, उसी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? मस्तिष्क में। सही है आपको, मस्तिष्क में। त्रिनेत्र किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्लैंड को। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है? आग्नाशय। सही है आपको, आग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज कहा जाता है। क्या? मिश्रित। 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 सबसे बड़ा मिश्रित लिखा है ना आप लोग को। सबसे बड़ा मिश्रित ग्लैंड कहेंगे तो आग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे तो थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत जो होता है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियाज अर्थात आग्नाशय। और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि।
सबसे छोटी ग्रंथि कहेंगे तो पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में होता है, और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कहेंगे तो पीयूष ग्रंथि, वो भी कहाँ होता है? मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि का क्या काम होता है? दूध स्राव करने में। दूध स्राव करने वाला अगर कोई ग्रंथि है तो कौन सा ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। कौन सा आपको? पीयूष ग्रंथि। शरीर के ताप को नियंत्रित कौन ग्रंथि करता है? हाइपोथैलेमस। सही है आपको, हाइपोथैलेमस। भूख और प्यास किसके कारण लगता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कहां होता है? मस्तिष्क में। कहां होता है आपको? मस्तिष्क में। अब आपको बताना है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहां होता है? कहां होता है? छाती पर। कहां होता है आपको? छाती में, जो छाती और फेफड़ा के बीच में होता है। कौन होता है आपको? कौन? आपको थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि का क्या काम है? प्रतिरक्षी प्रणाली। सही है, प्रतिरक्षी प्रणाली अर्थात डब्ल्यूबीसी का काम करता है, या टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, जिससे बड़ बीमारी आपको न हो, आपको क्षमतावान बनाना रहे। क्लियर? अब बताइए तो थैलेमस ग्रंथि कहां होता है? मस्तिष्क में। थैलेमस ग्रंथि कहां होता है? मस्तिष्क में। तो थैलेमस ग्रंथि का क्या काम होता है? सही है, आपको ठंडा, गर्म और दर्द, ठंडा, गर्म और दर्द, इस सब को एहसास कराता है कौन, या नियंत्रित कौन करता है? थैलेमस ग्रंथि। एक होता है थाइमस ग्रंथि, एक होता है थैलेमस। तो थैलेमस ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि आपको छाती में। गुड। एक ऐसा ग्रंथि का नाम बताए जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्राव करता है। पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। सही है, पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। एक ऐसा ग्रंथि का नाम जो दीजिए जो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का कार्य करता हो। पैनक्रियाज। सही है आपको, पैनक्रियाज। आपको बता रहे पूर्ण पाचक रस किस ग्रंथि को कहा जाता है? पैनक्रियाज को। पूर्ण पाचक रस जो होता है किस ग्रंथि को कहा जाता है? पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय को। सही है आपको, पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। हंसते खेलते याद हो गया, सारा हो ही गया। तो लगभग जवाब भी आप लोग दिए हैं। कुछ है कि जब दूसरा तीसरा बार जब आएगा ना, एक बार हुआ ना, दूसरा बार आएगा ना तो 90% फिल्ट्रेट, तीसरा बार आएगा तो 100% फिल्ट्रेट हो जाता है। चलिए अब क्या लिखाए थे हम? ओ अच्छा, करंट अफेयर्स है ना। ओ ठीक है, तो देख लीजिएगा। आज है फ्राइडे है ना, तो देखिएगा देखिएगा करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में आइएगा, उसमें भी आपको पेरिस ओलंपिक ऐसे एगो दूगो फिक्से रहेगा एग्जाम में। अब देखिएगा क्रम, यानी पेरिस ओलंपिक जो क्रम हुआ है यह कौन सा संस्करण हुआ है? 33वां। बहुत बढ़िया, 33वां। 3/3। कुल देश भाग लिया, कुल देश आपको भाग लिया, आपको कितना? 206। कितना आपको? 206। उसके बाद कुल खेल, कुल खेल जो है आपको भाग लिया था कितना? 32 ना। कितना आपको? 32। उसके बाद आइएगा भारत, भारत कुल खेल में भाग, भारत कुल कितने खेल में भाग लिया? 16। 16 दूना 32। ये आप लोग को यादें करने के लिए हम कहें कि एकदम अधिया रहना चाहिए, ताकि बच्चा को याद रहे ना। 16 दूना 32।
कमेंट दिखा। पीनियल ग्लैंड, बहुत बढ़िया। कौन सा बुक है सर? लुसेंट का जीके जीएस वाला बुक, पतला वाला बड़ा वाला जो आता है 100। चलिए, बुक कैसे पढ़ा रहे हैं सर जी? बुक अभी फिजिक्स चल रहा है, एसआई पद्धति शुरू हुआ, फिजिक्स क्या होता है, मात्रक कितना प्रकार का होता है, वो सब उसका जिक्र हो रहा है। उसके बाद कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर? पूछताछ का अलग सिलेबस है, अब पढ़ाई में आपको फिजिक्स चालू है, एसआई पद्धति यानी फिजिक्स का परिभाषा भी सब रहेगा। हाँ, दो सब्जेक्ट डेली पढ़ाया जाएगा उसका, जिसका रूटीन आपको लोग को लिखवा चुके हैं। पल्प होगा सर, बिल्कुल सही। पैनक्रियाज सर हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम आप लोग को देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखिएगा कुल कितना खेल में भाग लिया गया था, तो 32। और आपको भारत कुल कितने खेल में भाग लिया था, तो 16 में। किसमें आपको? 16। क्लियर? उसके बाद आइएगा भारत जो है कुल कितना पदक जीता। भारत कुल पदक जीता। समझिए कि दुर्भाग्य से सोना नहीं हम लोग को मिला, चानिए से हाथ धो ना। तो देखिएगा कुल पदक भारत कितना जीता? 6, यानी 1 अब प्लस 5 बराबर 6, यानी कुल कितना? एगो रजत ना, एगो रजत और 4 गो कांस्य, यानी 1 आपको रजत, एगो है आपको क्या? रजत यानी सिल्वर। अब 5 गो कांस्य यानी ब्रॉन्ज। पदक तालिका रैंक, पदक तालिका रैंक। फर्स्ट रैंक कौन देश है? अमेरिका। दूसरा चीन, उसके बाद तीसरा जापान और चौथा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। भारत का रैंक, भारत का रैंक, सोना नहीं जीते नहीं इसलिए हम लोग का रैंक गड़बड़ा गया। एगो सोना रहता ना तो बड़ा ठीक रैंक हो जाता। तो भारत का रैंक 71वां, यानी पेरिस ओलंपिक में भारत का रैंक कितना? 71, यानी 71वां, 71। क्लियर? बढ़े आगे। तो भारत का रैंक पहला अमेरिका का, सेकंड चाइना का, थर्ड आपको जापान का, चौथा आपको ऑस्ट्रेलिया का, और 71वां कहेंगे तो इसका भारत का। एक सोना हो जाता तो हम लोग का रैंक लगभग 60 के करीब में हम लोग आ जाते। हाँ, उसके बाद आयोजन, आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में। शुभांकर ज्यादा कै नंबर है? 8 लिख दे। 9 शुभांकर, शुभांकर या मस्कट ना कहते हैं लोगों, वो क्या है? ओलंपिक फ्रीजियन, ओलंपिक फ्रीजियन, ओलंपिक फ्रीजियन। शुभांकर में कुल रंग प्रयोग
कितना? 3। कौन कौन? 3 वो रंग पर लाल, लाल, नीला, सफेद। यही 3 रंग का प्रयोग। आए ना, 40 गो देखिए ना। कौन? 40 को ना दोनों जीता है। 40, 44, 42। गोल्ड सेम, हाँ। रजत में, आकाश में अमेरिका आगे चला गया। वो पिछिल का देखते होइएगा। 40 को गोल्ड चाइना का भी है, लेकिन 44 को रजत इसके पास है, एक कम हो गया। फिर 42 को काश उसके पास है, 42 से काश कम इसका हो गया। हाँ, टोटल में कम हो गया। एको गो अगर सोना अगर इधर उधर रहता ना, तो चाइना सीधे ऊपर, अमेरिका सीधे नीचा। सोना का महत्व है। अब व्यवहारिक जीवन में भी चांदी महंगा है कि सोना? उसके बाद देखिएगा, सेफ डी, सेफ डी मिशन बनाया गया। सेफ डी मिशन क्या होता है मालूम है? माने जितना प्लेयर भारत का जाता है ना, उस सबका देख रेख करता है। क्या करता है? देख रेख करता है। उसी को सेफ्टी मिशन कहा जाता है। तो सेफ्टी मिशन किसको बनाया गया? गगन नारंग। किसको? आपको गगन नारंग। अब पहले नामित कौन था? पहले नामित था मैरी कॉम। मैरी कॉम, लेकिन मैरी कॉम का तबियत खराब हो जाने के कारण ये आपको इस्तीफा दे दिया, त्याग पद दे दिया इससे। तो कौन बना? गगन नारंग। यानी बना कौन? गगन नारंग। क्लियर? आगे बढ़े। तो टाइम 4 बजे कर दीजिए ना। टाइम जो रहता है उसी पर आना रहता है। सर आप कमेंट नहीं देख रहे हैं। राजा सिंह कमेंट देख रहे हैं। चेला जो फ्रंट पर रहता है ना, वो स्क्रीन थोड़ा खराब हो गया है, एक दिन में बन जा रहा है। अब सर सिस्टम में कमी है, आप मैसेज को नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, थोड़ा कमेंट बॉक्स जो है ना, वो डिजिटल आपका जो थोड़ा खराब हो गया है, ठीक हो जा रहा है। एक दिन में हो जाएगा चेला, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, बात सही है। यहाँ रहता है तो बराबर पढ़ न लेते थे। और लेट हो जा रहा है। हो गया। 12 नंबर में देखिएगा, भारत के तरफ से पहला पदक जीता मानो। देखिए इसका बियाहो ठीक हो रहा है नीरज चोपड़ा से। देखिए मेहनत की तो देखिए, बिना तिलक के बियाह हो रहा है। आप लोग मेहनतें नहीं करते तो कैसे होगा? बिना धुआं के हवा, बिना क्या कहा था, बिना धुआं के आग नहीं ना होता। कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। चलिए, मनो भाकर लगातार एक ही ओलंपिक, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली कौन है?
मनु भाकर, हाँ, किसमें 10 मीटर शूटिंग में, किसमें आपको 10 मीटर शूटिंग में। एगो जीता है मिश्रित वाला में, वो भी आपको 10 मीटर में ना। तो मिश्रित वाला में किसके साथ, सबरजीत ना। 2 गो में जीता है, एक एकल था और एक मिश्रित था। तो मिश्रित वाला में किसके साथ, सबरजीत, यानी किसके साथ, सबर सरबजोत, यो सुटरे है 10 मीटर में। एगो तो ये अपने जीती और एगो कंबाइंड रूप से, यानी 2 गो। तो कंबाइंड में इसका पार्टनर कौन, सर्वजीत सिंह, बहुत बढ़िया। भारत के तरफ से प्रारंभिक ध्वजवाहक, भारत के तरफ से प्रारंभिक, ना झंडा ऐसे ऐसे करता रहता अपना अपना देश का, प्रारंभिक ध्वजवाहक कौन। तो देखिएगा आपको शरद कमल, शरद कमल और पीवी सिंधु, यानी पुरुष के तरफ से ए और महिला के तरफ से पीवी सिंधु। अब पीवी सिंधु क्या खेलती है, लॉन टेनिस, बैडमिंटन ना, लॉन टेनिस नहीं ना, बैडमिंटन। पीवी सिंधु क्या खेलती है, बैडमिंटन। और शरद कमल टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, क्या करता है आपको, टेबल टेनिस। क्लियर। चलिए, पुरुष में कौन, शरद कमल। तो शरद कमल जो है टेबल टेनिस का खिलाड़ी है, क्या है आपको, टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। और पीवी सिंधु बैडमिंटन का खिलाड़ी है। सोनी कुमारी, सर प्लीज टाइम 4 बजे कर दीजिए। सोनी, अब टाइम जो खाली रहेगा उसी टाइम में लाना रहता है, ठीक है। हाँ सर, हम आज क्लास से चले गए हैं। मधुशाली है ये। ओ, जय हिंद सर। सर 45 मीटर न था ना, 10 मीटर, 10 मीटर, 45 मीटर तो होबे नहीं करता है शूटिंग में। तो डेली 5 को करेंट करते ना सर तो अच्छा रहता। तो 5 गो शुक्र के दिन 25 को करा देंगे तो बात बरोबरे हो गया चेला, ठीक है। 50-25 आगे बढ़े। 15 नंबर में आइएगा। जब प्रारंभिक ध्वजवाहक होगा तो समापन ध्वजवाहक भी होगा, यानी भारत के तरफ से समापन ध्वज वाहक कौन, मनु भाकर और PR श्रीजेश। ये आप संन्यास भी ले लिया है। और भारत में जो जूनियर हॉकी का टीम है ना, उसका एक कप्तान भी बन गया है, कोच, ठीक है। अब भारत में जो हॉकी टीम का जो जूनियर जो टीम है, इसका क्या बन गया है, कोच बन गया है। और भारतीय ओलंपिक जो सीनियर जो ग्रुप होता है उससे क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया, आज जूनियर का कोच बन गया। मनु भाकर शूटर है और PR श्रीजेश हॉकी प्लेयर है। हाँ, उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष, आप तो जानते ही हैं कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, PT उषा। अब भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी कौन है,
पीटी उषा, पहली महिला अध्यक्ष और वर्तमान महिला अध्यक्ष दोनों। हाँ, उसी को कहते हैं गोल्डन गर्ल या उड़न परी या पियाली एक्सप्रेस। पियाली एक्सप्रेस या उड़न परी या गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है? पीटी उषा को। पीटी उषा, साउथ वाला के बड़ा लंबा चौड़ा नाम रहता। पिलुवाल कंडी टेका परवील उषा, पिलुवाल कंडी टेका परवील उषा। तो वो सब लिखने उखने की जरूरी नहीं, पता चलेगा अपने नाम भुला गए आप, ठीक है। पीटी उषा। चलिएगा, मनु भाकर पीआर श्रीजेश, पीटी उषा वर्तमान अध्यक्ष भी, अब भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष भी। अब देख लीजिएगा, भारतीय हॉकी टीम पदक जीता। कौन पदक? कांस्य पदक। लगातार 2 ओलंपिक में, लगातार 2 ओलंपिक में पदक कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद भारत जीता है? भारत जीता है 52 वर्ष लगातार। अब कहिएगा, पहले जीता था 1968 में और 1972 में, 68 और 72 लगातार दोनों में भारत पदक जीता था। और फिर 2020 में टोक्यो वाला में भी कांस्य पदक हम लोग जीते थे, और 2024 में भी कांस्य पदक जीते। तो लगातार वो भी 68 और 72, और 2020 और 2024 यहां भी लगातार। तो कितने वर्ष के बाद लगातार हम लोग जीते? यानी हम लिख देते हैं 1968 और 72, उसके बाद 2020 और 24। 2020 वाला हुआ था 21 में, तो 20 मानना है। तो कितना वर्ष के बाद? 52 वर्ष के बाद। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े? सब आदमी के हो गया? बोलते रहिएगा, छूटना नहीं चाहिए। हाँ, सर क्लास ओवर होने से पहले ही ऑफ हो जाता है लास्ट में। अच्छा, आज से नहीं होगा चेला। अजय जी खाए पिए नहीं रहते हैं ना, इसीलिए समाप्त कर देते हो। हाँ। ओ अच्छा, हाँ सर, आपका क्लास करते हैं तो सब ठीक रहता है, ठीक रहना ही चाहिए। तो आगे बढ़े तो देखिएगा, 19 नंबर में आना है चेला। 19 नंबर में अब आएंगे एक है आपका नीरज चोपड़ा। ये गोल्डन बॉय है भारत का ना। हाँ, ये मोदी जी से भी ज्यादा फेंक देते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक, या इसी को हम लोग कहते हैं जेवेलियन थ्रो। अच्छा, कौन पदक जीता? रजत पदक जीता था। क्या, कौन सा पदक? रजत। आते हैं, हाँ हाँ हाँ, बहुत कम से। तो लगभग 89, 45
ना, कितना मीटर फेंक दिया था? 89.45 मीटर, इतना फेंक दिया। ठीक है, इसके कारण आपको सोना स्वर्ण पदक जीता कौन? वो बड़ा लंबा चौड़ा है। हाँ, और नीरज चोपड़ा से हमको लगता है शरीर में बहुत थोड़ा। हाँ हाँ, स्वर्ण पदक जीता, ध्यान रखिएगा। अरशद नदीम कहाँ का है? दर्द हम लोग को ये ना है कि सोना चला गया है, दर्द ये है कि पाकिस्तान जीत गया है ना, दर्द इस पर है तो अरशद नदीम पाकिस्तान का आपको स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत आपको रजत पदक अपना नीरज चोपड़ा। ये कितना फेंक दिया? 92-97, यानी 92.97 मीटर। 89 या 3 मीटर से ज्यादा फेंक दिया। तो स्वर्ण पदक जीत के अरशद नदीम जो पाकिस्तान का कितना मीटर फेंका? 92.97। अब आइएगा, अब जीता है नीरज चोपड़ा, जीतिए गया। ओकरा बाद पहलवानी में क्या? कौन? पूरे विश्व में कि भारत में? भारत में तो सबसे नहीं तो स्वप्निल कौन है वो? उसाले। हाँ हाँ, सेहरावत जो है वो सबसे कम, वो तो कुश्ती वाला है। हाँ, सबसे कम उम्र का वो आते हैं वो। तब ना हम लोग को 5-1-6 को पूरा पदक पहले विनेश फोगाट में आते हैं। विनेश फोगाट हरियाणा की लड़की है, झज्जर की, और हरियाणा की जो बेटी होता है तो जन्मे करते हैं, शेरनी होती है। हाँ, तो विनेश फोगाट का संबंध किससे? फ्री स्टाइल कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती। अच्छा, कौन सा पदक जीती? कहा से का तो कैसे हो गया ना, हाथे निकल गया। ओवरवेट में ना छाड़ दिया था। 100 ग्राम हमको लगता है। हाँ, 100 ग्राम ओवरवेट में छाटा। कुश्ती अब पहलवान का जो कहते हैं ना कि तो सब टूट टाट जाए करता है। अब बताइए, देखिएगा सब पहलवान के, देखिएगा इतना मोट के हो जाएगा, इतना ना हाथ रगड़ता है उस पर, इतना मोट के हो जाता। एगो तो और खतरनाक हम देखे हैं, बॉक्सिंग होता है तो कुछ उठा के मारने लगता है तो ये कुछ नहीं होता है। बताइए तो बताइए, उस समय तो मौत हो जाता होगा। WW वाला में, हाँ वही विनेश फोगाट। तो विवाद हुआ था कितना ग्राम पर? 100 ग्राम वाला पर आपको विवाद हो गया, याद रखिएगा। ऐसे मान लिया जाए अगर जीती तो कौन सा पदक? तो ऐसे तो एक पदक किसको मिला ना, कहां से? तो इसका फाइनले होना है कि भाई है? हो गया, नहीं मिला, कोई नहीं। चलिए, लेकिन बड़ा मेहनत की थी वो। सुनिएगा, संन्यास दुख तो होता ही है। मान लिया जाए हम ही लोग नहीं पढ़ते हैं तो रिजल्ट नहीं आता तो दुख नहीं होता है, रहता है विश्वास, रहता दूर पढ़िए नहीं रहे तो होगा कहां से। लेकिन जो 24 घंटा में 20 घंटा एकदम खिचड़ी चोखा खाता रहता है, पढ़ता रहता है, सोता नहीं है, कहीं घूमता नहीं है, कहीं जाता नहीं है ना,
तो उसको अगर रिजल्ट नहीं आता तो कष्ट होगा कि नहीं। ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम कीजिएगा ना, खारा नहीं उतरिएगा उस पर तो दुख होता है। न पढ़ते हैं तो आपको रहबे करते, दूर न पढ़े हैं तो नहीं। तो 100 ग्राम में विवाद हो गया था और इसका वकालत कौन किया था? वकालत वकालत किया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में केस हो गया था ना, तो केस हो गया था तो वकालत किया था हरीश साल्वे। हरीश साल्वे कौन है आपको? हरीश साल्वे भारत का वकील में, इस सब के सुप्रीम कोर्ट का वकील है। अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारा विवाद में ये नहीं देखे, देखो पंजाबी बॉर्डर उडर पर फंस गया था, पाकिस्तान उसको आतंकवादी घोषित कर रहा था, उसका केस यही लड़ा था। यानी अंतर्राष्ट्रीय मैं 3-4 को केस लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। चलिए आए किसका, इसको जो हराया सो ओ, ओ अच्छा। तो फ्री स्टाइल कुश्ती में दुर्भाग्य कहिए कि अब कोई पदक पदक बराबर कोई पदक नहीं। हमको लगा कि केस होगा, तो क्योंकि अभी भारत राजनीति बड़ा करता है इंटरनेशनल, तो कहीं उसका फायदा होता, लेकिन नहीं हुआ। चलिए कोई दिक्कत। 21 नंबर में आइएगा। 22 नंबर है। ओ अच्छा, नंबर में एगो दुगो इधर उधर हो सकता है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, ठीक है, लेकिन आप लोग नंबर ठीक है लिखिएगा। उसके बाद है आपको भारत का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी भाग लिया था, कौन कौन कौन? स्विमर है ना। सबसे कम उम्र का पदक जीतने वाला आए अमन सेहरावत। अमन सेहरावत हाँ, तो पदक जीतने वाला लिख दीजिएगा। पदक जीतने वाला, पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र का कौन? अमन। आराम से रात कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किसमें? कुश्ती में। कितना केजी में? 57। और कौन कौन है नाम बताइए। तो कौन है? स्वप्निल प्रिय, स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल कुसाले, ये कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। देखो नीरज चोपड़ा के छोड़ के सब तक कांस्य है। और स्वप्निल प्रिय कुसाले कौन खेल से? शूटिंग। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। कितना मीटर में? 50 मीटर। गुड। 50। एक दिन पूछेंगे सब याद हो जाए। तो कई गो खिलाड़ी के हम लोग लिख दिए? 5 गो हो गया। एक 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 दो दो एक तीन, हॉकी हो ही गया। तो उसमें हम लोग जीते हैं। तो अरे ओलंपिक में नहीं ना, ओलंपिक हॉट के है। ऐसे तो कई गो जीते हैं, तो क्रिकेट तो हम लोग का क्रिकेट है। हाँ, भारतीय हॉकी टीम का कप्तान
यानी पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का कप्तान कौन? हरमनप्रीत हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। सर ऑफलाइन में नहीं जाने दिया है हमको। काहे नहीं आने देगा? आपसे किसी को दुश्मनी थोड़ी है। ओ अच्छा अच्छा। सर हम लोगों को बहुत बुरा लगा। मनीष मेहरा। नहीं मनीष जी, नहीं लगना चाहिए बुरा। तो गुरु का बात कभी बुरा नहीं लगना चाहिए। तो गुरु तो गार्जियनशिप में न होता है। हरीश साल्वे कहाँ के है सर? ये महाराष्ट्र का है और सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में वकील है। अभी भारत के 5 सबसे बड़ा वकील में उसका नाम आता है। अजीत कुमार। सर बूंदे बूंदे पानी भरता है। ओ अच्छा अच्छा, तालाब भरता है, ठीक है। हाँ तो भरता ही है। तो चलिए बहुत बढ़िया। एनटीपीसी के कब से चालू होगा सर? सब आएगा, सब आएगा। याद सर हो जा रहा है आसानी से। हाँ होगा ही, क्यों नहीं हो। लिख लिए? 24 नंबर। आप लोग भी कुछ याद कीजिए। भारत का रोहन बोपान्ना, वो तो वो सन्यास ले लिए। हाँ भारतीय भारतीय सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी भाग लिया था। कौन? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना क्या करता है? लॉन टेनिस का खिलाड़ी। टेनिस और लॉन टेनिस एक ही होता है। है? और लोगो क्या था? ओलंपिक फिर वही ना, शुभंकर लिख दिए हैं। शुभंकर या मस्कट। है? ओ भारतीय, भारत का प्रथम भारतीय ओलंपिक में रेफरी। प्रथम भारतीय ओलंपिक, ओलंपिक में सबसे कम उम्र का रेफरी ना। हाँ प्रथम भारतीय ओलंपिक में सबसे कम उम्र का रेफरी कौन है? हाँ कबिलाई कबिलाई साई अशोक। कबिलाई साई अशोक। कबिलाई साई अशोक। तो करेंट तो बड़ा ना पूछने लगा। 8 से 10 को तो करेंट रहता है, आपके सब्जेक्ट से कम नहीं रहता। 25 को पुर गया। तो कल क्या करें? अच्छा कल आने वाले कितना है हाथ उठाएंगे? आप लोग नहीं, आप? ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे उठाए तो हमारा लगा कि आइएगा कि नहीं आइएगा। तो हाँ हाँ, तो कल आपको क्लास होगी। टाइम तो वही रहता है, टाइम चेंज नहीं ना, ज्यादा हो सब होगा उसी टाइम पर। हाँ कल शनिवार है तो फिर कल पढ़ा के तो छुट्टिए है, तो सोचते हैं कि फिर छुट्टी है तो शनिवार के पढ़ा देते। अब बहुत तो आजे से छुट्टी दे दिया, आज पढ़ा कर।
हाँ हाँ, तो कल होगा, ठीक है रहेगा। कल स्पेशल आपको करा देंगे शनिवार के, क्योंकि वो सिलेबस से हट के रहेगा। आप पूछताछ में सब कर देंगे हैं। हाँ, अब 10 मिनट है तो थोड़ा और हम पूछताछ करिए देते, क्योंकि आज तो किताब नहीं ना है सिलेबस में, किताबों ही पढ़ाइए देते हैं। हाँ चलिए ना, चलिए हम लोग थे। अब आइएगा तो देखिएगा, आइएगा किताब में, फिजिक्स में आ जाइएगा। कहता वे सभी मात्रक जो जो मूल मात्रकों की सहायता से, जो मूल मात्रक के सहायता से जिसको बनाया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहां तक हम लोग हो गया था। अब आइएगा खगोलीय दूरी। कहता है खगोलीय दूरी मापने का, आप तो जानते ही हैं कि खगोलीय दूरी का मापक क्या होता है? प्रकाश वर्ष और पारसेक। बहुत बच्चा कहता है कि किताब नहीं पढ़ाते हैं, तो ये हम लिए हुए किताबें के फोटो स्टेट है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पहले जो है किताब लेके पढ़ाते थे, बच्चा को लगता था कि लुसेंटे लेके पढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा भारी लगता रहता है, रखले में थोड़ा भिराह लगता रहता है, और ये हल्का रहता है। हाँ तो वही है, आप ही लोग का वो लुसेंटे का है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ वही है, लुसेंटे का है। तो देखिएगा प्रकाश वर्ष और पारसेक, लेकिन दोनों में दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा अगर मात्रक आपको पूछे तो कौन? पारसेक। लेकिन आपसे कहेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 3 गो जीरो घटेगा तो किलोमीटर, और 3 गो जीरो बढ़ेगा तो मीटर। तो ये दोनों कह सकते हैं हम लोग। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, या 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, या 3.08 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर। एक ही बात हुआ ना, क्लियर? और जितना हम लोग खगोलीय पिंड का दूरी मापते हैं, जितना सूर्य का, चंद्रमा का, या ब्रह्मांड में किसी का दूरी मापते हैं, सब किससे? प्रकाश वर्ष और पारसेक से। अब देखिएगा खगोलीय इकाई क्या होता है। खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। खगोलीय दूरी का अर्थ होता है सूर्य और पृथ्वी। खगोलीय दूरी का सेंस होता है किसका? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी। और देखिएगा एक खगोलीय दूरी का मान कितना होता है? कितना? 1496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। क्या होता है? 11 मीटर। या फिर आइएगा 1.5 गुने 10 के पावर 11। इतना भी राउंड फिगर में जब हम लोग लाएंगे ना, 4 या 4 से 5 या 5 से ऊपर अगर रहेगा दशमलव के बाद कोई मान, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? 1 कर लेते। तो 4 के बाद क्या है? 5 या 5 से ऊपर है ना, तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 वाला क्या हो जाएगा? 5 वाला। तो 1.5 भी राउंड फिगर में हम लोग कह सकते हैं। 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, या लगभग 1.5 गुने 10 के पावर
11 मीटर। अब आइएगा आप लोग को बताएं सीजीएस मात्रक, सीजीएस, एमकेएस, एसआई ना, मीट्रिक, ये सब कल हुई है ना, कल ना परसों। तो देख लीजिएगा बॉल की सीजीएस मात्रक, यानी बॉल एक प्रकार का सदिश राशि है। क्या है आपको? बॉल एक प्रकार का सदिश राशि है। और बॉल जो है इसका एसआई मात्रक होता है क्या? न्यूटन। एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। जबकि सीजीएस मात्रक में इसका मात्रक क्या होता है? डाइन। गांव वाला डाइन नहीं, शहर वाला। अच्छा, तो देख लीजिएगा 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ये हटाएं तो देखिएगा 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, टी माने डाइन, या 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5। ध्यान रखिएगा क्या हो जाता है आपको? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। यानी 1 न्यूटन किसके बराबर? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर। या उल्टा हम लोग करेंगे, 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन। अब आइएगा कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल ना। कार्य का एसआई मात्रक और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है? अर्ग। तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, या ये भी हम लोग कह सकते हैं 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल। जे माने जूल, ठीक है। तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, क्योंकि जूल और अर्ग दोनों किसका यूनिट है? कार्य का। तो जूल एसआई यूनिट है और अर्ग सीजीएस मात्रक। उसके बाद 10 विभिन्न घातों का प्रतीक जो होता है, यानी उसको पावर में हम लोग लिखते हैं, या पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं? घात। तो घातीय समीकरण था 9th में कि 10th में? कोई घातीय 9th में कि 10th में? और 9th में। हम लोग के समय 9th 10th दोनों पढ़ते थे तो मैट्रिक का एग्जाम देना पड़ता था। तो उस समय 9th के 60% सिलेबस पूछता था और 40% सिलेबस 10th से पूछता था, तब जाके मैट्रिक में 100%। अब तो हमको लगता है कैसे कर दिया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ऑब्जेक्टिव तो कितनों कराई होगा ना, तो लड़का इधर उधर करके लिखिए लेता है, अब उतना नंबर आ ही जाएगा। उसके बाद देखिएगा एटो, देखिएगा एक्टो, एक होता है एक्टो, तो एक्टो का जितना होगा माइनस में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिएगा एक्टो के पावर होता है 10 के पावर -24। एटा कहेंगे तब ना, एक्टो कहेंगे तो 10 के पावर -24। उसके बाद जेप्टो, जेप्टो होता है तो कितना? 10 के पावर -21। 3 गो कम करते चल जाएंगे। उसके बाद एटा 10 के पावर -18। फेमटो 10 के पावर -15। पिको 10 के पावर -12। नैनो 10 के पावर -9। उसके बाद माइक्रो 10 के पावर -6। मिली 10 के पावर -3। टेंटी 10 के पावर -2। उसके बाद देसी 10 के पावर -1। अब देखिएगा एक होता है योटा, योक्टो, यह योटा, अभी सब प्लस में आएगा। योटा 10 के पावर 24। जेटा
एक्सा 10 के पावर 18, पेटा, टेरा, गीगा 10 के पावर 9, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, अब देख लेना है हम लोग को बीमा बनाने का। हाँ हो गया हो गया। अब जो है अगला दिन हम लोग बीमा कैसे बनाया जाता है ना, कैसे जीरो हो जाता है, कैसे माइनस होगा, कैसे दो हो जाता है मान ए। तो यहां ध्यान रखना है दो चीज, एगो एम एगो एल और एक टी। तो एम क्या हो गया, एम यानी मास, एल क्या हो गया लेंथ यानी लंबाई, टी क्या हो गया टाइम अर्थात समय। और सारा बाजार इसी पर एम एल और टी पर है। और एम एल टी पर मान कब कितना होगा, कैसे किसी का हम बेग का बना लेंगे, बल का बना लेंगे, विस्थापन का बना लेंगे, तो चुटकी में बनाने ला। ठीक है, तो कल भी है क्लास, ध्यान रखिएगा। कल जो है आपको विधिवत रूप से फिर आप 11 बजे आइए। ठीक, तो कल है तो टाइम खाली है सर, कल तो टेस्ट होगी ना ना आ? ओ अच्छा अच्छा, वो आगे सब नहीं आता है। अच्छा देखते हैं बच्चा सब ईमानदार है कि नहीं, देख लेते हैं। आने वाला में हाथ उठाएंगे, हिंदुस्तान खतरा में जा रहा है। ठीक है आएगा तो हाँ हाँ ठीक है। तो ना ना देखिए ईमान, अब इसमें तो किसी को घाटा तो होगा नहीं, छुट्टी देंगे तो ज्यादा हमको सहूलियत होगी, क्योंकि चुपचाप डेरा पर पड़े रहिए। लेकिन आप लोग को तो इस उम्र में छुट्टी चाहिए ही नहीं, लेकिन मौजूद हाँ अच्छा अच्छा, लड़का ईमानदार ने सब जमा करेगा। 9-10 तारीख ना आ गया, 15-16 तारीख हो गया, सब घटियो ना जाता होगा। हम लोग अपने 25 तारीख तक हम लोग दूसरा से मांगना चालू कर देते थे, अगल बगल वाला सबसे। अरे 25 तारीख के हम लोग को पैसा घटिए, 25 से सारा ओकरा बाद चोखा दाल सब चल रहा है। और शुरू में जब पैसा आता था तो डट के लोग खाने लगता है, 15 तारीख के बाद थोड़ा कम हो जाता है, हाँ तो धीरे धीरे करने लगता है। चलिए ठीक है, अब फालतू पैसा भी खर्च नहीं करना, ध्यान रखना है। बहुत बच्चा जो है ना इधरो उधरो पैसा खर्च करता है, ठीक है, तो वो सब खर्च कम करना है। मार्केट बाजारू सामान भी कम खाना, बहुत है समोसा लीटा छोले भटोले इसे खाता रहता है, पेट खराब कर लेता है, चेहरा पर 12 बजने लगता है। पता चलता है कि पढ़ने के लिए पटना न है, कहाँ चला गया घर चला। तबीयतें साथ नहीं देगा तो स्वाभाविक है आप, तो सबसे पहले चीज है कि स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। तो कल कै बजे आना है, 11 बजे। चलिए बहुत बढ़िया, आइए। और सभी अगल बगल में जो बच्चा होगा ना वो सबको भी कह दीजिएगा जय हिंद जय हिंद। कल भी और बच्चा सबको भी कह दीजिएगा।